नमस्कार। आज हम डैन ब्राउन की 2003 की बहुत ही मशहूर थ्रिलर द विंची कोड पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। कोशिश ये है कि इस काफी उलझी हुई कहानी के जो मुख्य विचार हैं, किरदार हैं और रहस्य हैं, उन्हें हम समझें, वो भी कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का आगाज होता है पेरिस के मशहूर लोवर म्यूजियम से। वहां रात के अंधेरे में म्यूजियम के जो क्यूरेटर हैं जैक सोनियर, उनका कत्ल हो जाता है। हाँ, और मतलब बात सिर्फ कत्ल की नहीं है। मरने से पहले वो काफी अजीब तरीके से अपने शरीर को सजाते हैं और कुछ रहस्यमय कोड्स और इशारे छोड़ जाते हैं। इशारे जो सीधे लियोनार्डो दा विंची की कला से जुड़े हैं। बिल्कुल, यहीं से मामला दिलचस्प होता है और इन इशारों को सुलझाने के लिए सामने आते हैं हार्वर्ड के प्रोफेसर रॉबर्ट लैंगडन, जो धार्मिक प्रतीकों के विशेषज्ञ हैं। जी हाँ, और उनके साथ होती हैं सोफी नीवू, जो एक फ्रेंच पुलिस क्रिप्टोग्राफर है, मतलब कोड सुलझाने वाली एक्सपर्ट। अच्छा। और कहानी में एक मोड़ ये आता है कि बाद में पता चलता है सोफी असल में सोनियर की ही पोती हैं। अरे वाह। हाँ, और पुलिस जो है वो शुरू में लैंगडन को ही शक की नजर से देखती है। क्यों? मतलब हीरो ही शक के घेरे में? हाँ, क्योंकि सोनियर ने मरने से पहले उनका नाम भी लिखा था एक संदेश में। अच्छा। तो यहीं से वो भागम भाग और रहस्य सुलझाने का सिलसिला शुरू होता है। बिल्कुल। सोनिया के छोड़े सुराग, जैसे आपने कहा, दा विंची की पेंटिंग्स में छिपे हैं, मोनालिसा है और खास तौर पर द लास्ट सपर। ये सुराग लैंगडन और सोफी को एक बहुत पुरानी गुप्त संस्था की तरफ ले जाते हैं, प्रायरी ऑफ सियोन। प्रायरी ऑफ सियोन, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सदियों से एक बहुत बड़े राज की हिफाजत कर रही है। हाँ, और वो राज है पवित्र ग्रेल। पवित्र ग्रेल। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है ना? ग्रेल वो प्याला नहीं है जैसा हम सोचते हैं। सही कहा। यही किताब का सबसे चौंकाने वाला दावा है। इसके मुताबिक पवित्र ग्रेल कोई चीज, कोई प्याला नहीं, बल्कि एक इंसान है, मैरी मैगडलेन। मैरी मैगडलेन। जी। कहानी ये कहती है कि वो ईसा मसीह की पत्नी थी और उनकी संतानें भी थीं। मतलब ईसा मसीह का वंश आज भी मौजूद है? हाँ, कहानी का यही दावा है। ये एक बहुत ही विवादास्पद बात है जो पारंपरिक ईसाई इतिहास को सीधी चुनौती देती है। जाहिर है, ये तो पूरी स्थापित धारणाओं को हिला देने वाली बात हुई। तो किताब ये कैसे बताती है कि ये सच्चाई, अगर ये सच है, तो छुपी कैसे रही? किताब के अनुसार चर्च जैसी जो शक्तिशाली संस्थाएं हैं, उन्होंने इस सच को दबाने के लिए सदियों तक बहुत कोशिशें की। इसमें उन समूहों के दमन का भी जिक्र है जिन्हें इस रहस्य का रक्षक माना जाता था, जैसे कैथर थे, नाइट्स टेम्पलर थे। अच्छा। कहानी में दिखाया गया है कि इस सच को छुपाने के लिए हिंसा तक का सहारा लिया गया। पर ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सब किताब का नजरिया है, ये एक काल्पनिक रचना है। हाँ, ये फिक्शन है। और इस रहस्य के पीछे या इसे उजागर करने की दौड़ में और भी किरदार हैं? बिल्कुल। एक तरफ है ओपुस डेई, जो असल में एक कैथोलिक संस्था है। किताब में उसका एक कट्टर सदस्य दिखाया गया है, सिलास। हाँ, वो भिक्षु जैसा हत्यारा। जी, जिसे बिशप एरिंग्रोसा निर्देश देते हैं और जो इस रहस्य को हमेशा के लिए मिटा देना चाहता है। और दूसरी तरफ है सर ली टीबिंग, एक ब्रिटिश इतिहासकार जो शुरू में लैंगडन और सोफी के मददगार लगते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि उनका अपना ही एक बहुत खतरनाक एजेंडा है। वो खुद ग्रेल को पाना चाहते हैं अपने मकसदों के लिए। अच्छा, तो मतलब भरोसेमंद साथी भी धोखेबाज निकलता है? हाँ, टीबिंग का किरदार यही दिखाता है कि कैसे ज्ञान और इतिहास का इस्तेमाल निजी स्वार्थ के लिए भी हो सकता है। तो ये खोज उन्हें कहाँ ले जाती है? कहानी का सफर उन्हें स्कॉटलैंड ले जाता है, रोसलिन चैपल, एक बहुत ही रहस्यमयी जगह। हाँ, सुना है उसके बारे में। माना जाता है कि वहीं मैरी मैगडलेन के अवशेष या उनसे जुड़े राज छिपे हो सकते हैं। और वहीं सोफी को अपने बारे में कुछ पता चलता है। जी हाँ, वहीं सोफी को अपने परिवार का असली सच पता चलता है कि वो खुद उसी वंश से हैं जिसका जिक्र प्रायोरी ऑफ सियोन के रहस्यों में है। मतलब वो ईसा मसीह और मैरी मैगडलेन की वंशज हैं। ये तो बहुत बड़ा खुलासा है उसके लिए। तो अंत में क्या होता है? ग्रेल मिलती है? अंत में लैंगडन सुरागों को जोड़ते हुए ये पता लगाते हैं कि ग्रेल का असली सांकेतिक स्थान वही है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। कहाँ? लोअर में? हाँ, पेरिस में लोवर म्यूजियम के ठीक नीचे, जो पिरामिड है उसके नीचे। एक तरह से वो मैरी मैगडलेन की कब्रगाह का प्रतीक है। लेकिन वो इस राज को खोलते नहीं है? नहीं, लैंगडन इस ज्ञान को, इस रहस्य को दुनिया के सामने लाने के बजाय इसे गुप्त रखने का फैसला करते हैं।
तो इस पूरी कहानी का, इस पूरे रोमांच का निचोड़ क्या है? ये किन बड़े मुद्दों की तरफ इशारा करती है? देखिए, ये कहानी कई गहरे सवाल उठाती है। एक तो जैसा हमने कहा, ये ईसाई धर्म के इतिहास का एक वैकल्पिक छुपा हुआ नजरिया पेश करती है, जो आधिकारिक कहानी से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। दूसरा, ये पवित्र स्त्रीत्व यानी सेक्रेड फेमिनिन के प्रतीक पर जोर देती है, मैरी मैगडलेन के जरिए। ये बताती है कि कैसे इतिहास में स्त्री शक्ति को दबाया गया, हाशिए पर डाला गया। और तीसरा, ये दिखाती है कि कैसे धर्म और सत्ता जैसी शक्तिशाली संस्थाएं सच को नियंत्रित करने की कोशिश कर सकती हैं, उसे अपने हिसाब से मोड़ने की। और भले ही एक फिक्शन कहानी है, इसने असल दुनिया में तो काफी बहस छिड़ दी थी, है ना? हाँ बिल्कुल। द विंची कोड जब आई थी तो उसने कला, इतिहास, धर्म, इन सबके जो स्थापित धारणाएं थी उन पर एक जबरदस्त बहस छेड़ दी थी। लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिए थे। हाँ, इसने लोगों को सोचने पर मजबूर किया कि हम जिसे सच मानते हैं वो आखिर बनता कैसे है। विश्वास, सत्य और सत्ता के बीच का रिश्ता कितना जटिल है। सही कहा। मतलब एक काल्पनिक कहानी ने भी गहरी जड़ें जमाए विचारों को हिलाकर रख दिया था। तो ये थी डैन ब्राउन की द विंची कोड के इस जानकारी भरे सारांश पर हमारी आज की चर्चा। एक कत्ल के रहस्य से शुरुआत हुई। हाँ, और फिर कला में छिपे संकेतों से होते हुए हम सदियों पुराने षड्यंत्रों और इतिहास को हिला देने वाले दावों तक पहुंचे। ये वाकई एक रोमांचक सफर था किताब में। बिल्कुल। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है सोचने के लिए। क्या सवाल? यही कि क्या फिक्शन, मतलब कल्पना, भले ही वो ऐतिहासिक रूप से 100% सटीक न हो, क्या वो स्थापित सच्चाइयों पर सवाल उठाने की ताकत रखती है? और क्या वो इतिहास और विश्वास जैसी चीजों के बारे में एक बड़ी व्यापक बातचीत शुरू कर सकती है? ये सोचने वाली बात है।